हेलो स्टूडेंट्स, ईएनटी लेक्चर सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं जीवागत रोगों के बारे में। इससे पहले हमने मुखगत रोगों में ओष्ठगत रोग, दंतगत रोग और दंतमूलगत रोगों के बारे में पढ़ लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं जीवागत रोग। तो जैसे कि आपको डेस्कटॉप पे दिखाई दे रहा है, आप डेस्कटॉप से भी पढ़ सकते हैं। और जिसके पास में सुश्रुत की बुक है वो सबसे बेस्ट है। अगर आपके पास में बुक है तो बुक को ओपन कर लीजिए। और सुश्रुत का पेज नंबर है पेज नंबर 389, सॉरी 386 है। चलिए मैं इसका श्लोक पढ़ रहा हूँ। जिहा गतास्तु कंटकास त्रिविदोषे अलास उपजीविका चेती। मतलब टोटल जीवागत रोग आचार्य सुश्रुत ने 5 बताए हैं। ठीक है, और एक बार विमर्श में ये भी देख लेते हैं और कौन से आचार्य ने कितने कितने जीवागत रोग बताए हैं। तो इसमें लिख रहा है आचार्य वाग्भट और शारंगधर ने 6 रोग माने हैं। तो मतलब कितने एक्स्ट्रा हो गए? एक एक्स्ट्रा माना है शारंगधर ने और वाग्भट ने। ठीक है, तो जिसके पास में सुश्रुत की बुक है वो उसको विमर्श में हाईलाइट कर लो। जिसके पास में सुश्रुत की बुक नहीं है वो अलग से इसको साइड में लिख सकते हैं कि शारंगधर और वाग्भट ने 6 माने हैं, एक जो एक्स्ट्रा माना है वो माना है अधिजीवा। ठीक है, वैसे ये आपके यूजी लेवल के पर्पज से नहीं पूछा जाएगा, लेकिन पीजी लेवल के पर्पज से हम थोड़ा बहुत अभी से तैयारी करेंगे, अभी से ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, अभी मैंने श्लोक पढ़ दिया है। अब मैं 5 रोगों का नाम बताता हूँ और उसका मतलब बताता हूँ क्या क्या है। तो अभी हमने जो पढ़ा, कंटकास त्रिविधा त्रिविदोषे, मतलब त्रिविदोषे का मतलब है तीनों दोष की वजह से। कौन कौन सा? वात, पित्त और कफ। उसके अलावा अलास उपजीविका। ठीक है, तो 3 दोष हो गए। कौन कौन से? वात की वजह से, पित्त की वजह से और कफ की वजह से। चौथा है अलास और 5वां है उपजीवा। आचार्य वाग्भट और शारंगधर ने जो एक एक्स्ट्रा माना है वो है अधिजीवा। ठीक है, उपजीवा और अधिजीवा, इनसे थोड़ा सा नाम मिलता जुलता है। अगर आप कोशिश करोगे तो आपको ध्यान आ जाएगा और नाम याद भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अभी आगे के जो श्लोक है उसमें क्या किया हुआ है, एक एक जो दोष है, एक एक रोग के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो हम वो एक एक पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं वातज जीवागत रोग का श्लोक पढ़ रहा हूँ। जीवा अनिले स्फुटिता प्रसुप्ता भवेच्च शाकच्छदन प्रकाशा। जीवा अनिले, जीवा मतलब जीव, अनिल मतलब वात। ठीक है, तो उसकी वजह से स्फुटिता, स्फुटिका मतलब, स्फुटिता का मतलब होता है फट जाना। मतलब जीभ ऐसी लगती है कि फट गई है ना। आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत लोगों में, बहुत पेशेंट्स में, कि जीभ में क्रैक पड़ गए हैं, ऐसा ऐसा लगता है। तो स्फुटिता का मतलब वो होता है कि फट जाना या क्रैक पड़ जाना। ठीक है, स्फुटिता प्रसुप्ता भवेच्च शाकच्छदन प्रकाशा। मतलब शाकच्छदन प्रकाशा का मतलब है शाक छदन प्रकाशा। प्रकाशा मतलब उसका जैसा प्रकाशित होना या उसके जैसा दिखना। शाक मतलब क्या? सागवान, है ना। अब अगर आप शाक या सागवान के पत्तों को देखोगे ना, वो भी एकदम ड्राई और खुरदरे जैसे दिखते हैं। ठीक है, तो सेम वैसा ही है। जीभ आपको वैसी, जो शाक के पत्तों की जैसी जीभ होती है वैसी दिखाई देती है। ठीक है, तो इसके 2 सिम्टम्स आपको याद रखने चाहिए। याद रखोगे तो बहुत अच्छा है। कौन कौन सा? एक है स्फुटिता, स्फुटा मतलब क्रैक पड़ना या खुरदरा, और दूसरा है शाकच्छदन प्रकाशा। स्फुटित अगर भूल भी जाते हैं तो भी शाकच्छदन प्रकाशा अगर आप लिख दोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा काम हो जाएगा, और एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ, इसने इसको श्लोक को और इस डिजीज को पढ़ा है। ठीक है, तो शाकच्छदन प्रकाशा को हाईलाइट कर लीजिए। चलिए, अभी मैं पढ़ रहा हूँ पित्तज वाला। ठीक है, पित्तेन पीता परिदहते च चिता सा रक्ते अपि कंटकाश्च। ठीक है, वैसे तो डेस्कटॉप पे भी श्लोक दिखाई दे रहा है, आप डेस्कटॉप से भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें लिखा हुआ है कि पित्तेन पीता, मतलब पित्त के प्रकोप से, पीता मतलब पीले रंग की, जीभ पीले कलर की हो जाती है। ठीक है, परिदह्यते, परिदह्यते का मतलब होता है कि जीभ में ना जलन होना, बर्निंग होता है। एक तो येलो कलर की हो जाएगी, येलो कलर की टंग हो जाएगा। देन सेकंड क्या होगा कि परिदह्यते मतलब बर्निंग होगी, मेरी जीभ जल रही है ऐसा फील होगा। उसके अलावा क्या लिखा है? च चिता और सा रक्ते अपि कंटकाश्च। और उसमें भी जो अभी हम बात कर रहे थे कि खुरदरी, जो वातिक दोष है, वातिक जीवागत रोग है, उसमें सिर्फ खुरदरी होगी। इसमें छोटे छोटे कंटक जैसे, दैट मीन्स उभार जैसे बनने लग जाएंगे, और वो किस कलर के होंगे? सा रक्ते अपी, रक्त का मतलब
कौन सा कलर हुआ, रेड मतलब लाल, तो लाल कलर के छोटे छोटे उभार जैसे बन जाते हैं वैसे शो होंगे। तो जो पित्तगत जीवा रोग है उसमें हमको दो तीन सिम्टम्स मिलेंगे, क्या क्या, कि एक तो येलो कलर की जीभ मिलेगी, है ना, पीता। दूसरा क्या सिम्टम मिलेगा, परिदयते मतलब बर्निंग मिलेगी, जीभ में जलन होगी। और तीसरा क्या होगा, जो कंटक होंगे, जो उभार होंगे वो रेड कलर के होंगे। ठीक है, चलिए अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कफ दूषित जीवा। कफेन गुर्वी बहुला चिता च मासोद्गमे शालमली कंटकावे। कफेन, कफ की वजह से जो कफ के जो नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं वो इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो क्या है, कफेन गुर्वी, गुर्वी का मतलब होता है गुरु, गुरु का मतलब होता है भारी। तो उससे क्या होगा कि जीभ में भारीपन जैसा, हैवीनेस जैसा फील होगा कि यार, कई बार होता है ना कि बॉडी में भी हैवीनेस जैसा फील होता है, या अगर सिर में हेडेक जैसा होता है तो सिर में भारीपन जैसा फील होता है, वैसा जीभ में होगा। ठीक है, बहुला चिताचे मासोद्गमे, तो क्या होगा, बहुल मतलब बड़ी दिखेगी, मोटी, एक तो भारीपन होगा, दूसरा थोड़ा सा मोटापन, जो नॉर्मल जिस कलर की, जिस साइज़ की टंग दिखती है उससे थोड़ी सी और ज़्यादा मोटी दिखेगी। ठीक है, उसके अलावा और क्या देखने को मिलेगा कि मासोद्गमे मतलब वही मांस का उद्गम होगा, मतलब थोड़ा सा मांस बढ़ा हुआ मिलेगा या एक्स्ट्रा मिलेगा। उद्गम मतलब उठा हुआ जैसा, है निकला हुआ जिसको हम लोग बोल सकते हैं। और इसमें जैसे शाखाच्छेदन प्रकाशा था वातज जीवागत रोग का लक्षण, वैसे ही इसमें भी एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट लक्षण है, वो है शालमली कंटकावे। मतलब जो शालमली का पेड़ है ना, शालमली मतलब सैमल भी हम लोग उसको हिंदी में बोलते हैं। तो शालमली के जैसे इसके कंटक होंगे, मतलब जैसे उसमें शाखा छेदन के जैसे उभार थे, इसमें शालमली की जो पेड़, शालमली के जो पत्ते होते हैं ना, उसके जैसे उभार इसमें दिखाई देंगे। ठीक है, तो अभी हमने वात पित्त और कफ तीनों दोषों के जीवागत रोग पढ़ लिए। अब हम चौथा पढ़ने वाले हैं अलास। ठीक है, तो अलास का मैं श्लोक पढ़ रहा हूँ कि जीवा तले यह शवथु प्रगाढ़ सो अलासंज्ञ कफरक्त मूर्ति। ठीक है, जिहाम स तु स्तंभयति प्रवृद्धो मूले तु जिहा भ्रशमेति पाकम। मतलब कि जिहा तले, कि जीभ के तल के नीचे, है ना, अलास मतलब कहाँ होगा ये रोग, जीभ के जो तलवा है ना, उसके नीचे होगा। तो जीवा तले शवतु प्रगाढ़ सो अलासंज्ञ, मतलब जीभ के तल के नीचे, शवथु का मतलब होता है स्वेलिंग हो जाना। तो जो जीभ का नीचे वाला पार्ट है उसमें स्वेलिंग देखने को मिलेगी, उसमें स्वेलिंग हो जाएगी। और किस वजह से होगी, शवथु प्रगाढ़ सो अलासंज्ञ कफ रक्त मूर्ति, कफ और रक्त दोष की वजह से जो जीभ का नीचे का पार्ट है उसमें स्वेलिंग देखने को मिलेगी। इसका मतलब सिर्फ इतना है। ठीक है, और नीचे का जो श्लोक है उसका अर्थ है कि जिहाम सैतु स्तंभयति, मतलब जीभ कैसे होगी, स्तंभ, स्तंभ मतलब जकड़ गई, अकड़ गई, है ना, स्तंभ का मतलब वही होता है। स्तंभयति प्रवद्धो तू जिहा भ्रशमेति पाकम। और क्या होगा, जीवा का जो मूल भाग है ना, जहाँ से एंट्रेंस होता है, जो मूल भाग है पीछे वाला, उस पर क्या होगा, भ्रशमेति पाकम। इति पाकम मतलब पाक हो जाएगा, मतलब वो भी पक जाएगा, उसमें जलन जैसा, बर्निंग जैसा फील होगा। ठीक है ना, तो अभी लास्ट में हमने क्या क्या देखने को मिलेगा, एक तो जीवा तल के नीचे शोथ हो जाएगा, शवथु हो जाएगा, दैट मीन्स स्वेलिंग हो जाएगी। कौन से दोष के डोमिनेंसी की वजह से होगी, कफ और रक्त दोष के डोमिनेंसी की वजह से ऐसा होगा। और जीवा स्तंभ हो जाएगी, जकड़ जाएगी। ठीक है, पूरी जीभ जकड़ जैसी फील होगी। और जो जीवा का जो मूल है वहाँ क्या हो जाएगा, पाक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी हम लोग अगला जीवागत रोग पढ़ रहे हैं, उपजीवा। ठीक है, जिहा अग्र रूपः, जिहा अग्र रूपः शवथुर्हि जिहाम उन्नम्यम जातः कफरक्त योनिः प्रसेक कंडु परिदाह युक्ता प्रखत्यते सावुपजीवकेति। ठीक है, श्लोक में दिख नहीं रहा होगा, हाँ अब आपको दिख रहा होगा। ठीक है,
तो इसका मतलब क्या है कि एक तो जीवा अग्र रूपः, इसके जितने भी रूप हैं वो जीवा अग्र होंगे, मतलब अलास कहाँ पे हो रहा था, जीभ के नीचे, उसमें स्वेलिंग कहाँ मिल रही थी, जीभ के नीचे, और इसमें कहाँ मिलेगी, इसमें कहाँ होगा, जीभ के ऊपर। ठीक है, तो जिह्वाग्र रूप शवथुर ही, शवथु इसमें भी आ गया, मतलब इसमें भी स्वेलिंग होगी, उसमें स्वेलिंग नीचे थी, इसमें स्वेलिंग ऊपर देखने को मिलेगी। फिर जिहाम उन्नम्यम जातः कफ रक्त योनि, उसमें कौन से दोष की इन्वॉल्वमेंट थी, कफ और रक्त की, और इसमें किसकी है, इसमें भी सेम वही है, कफ और रक्त की। ठीक है, तो इसमें और क्या लिख रहा है कि जिहाम उन्नम्यम, मतलब जीहा जो जीव है वो जैसे उभरी हुई, उभार निकला हुआ है ऐसा फील होगा। ठीक है, और उसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, नीचे वाली लाइन में है कि प्रसेक, कंडू, दाह। ठीक है, तो क्या क्या देखने को, कंडू मत दैट मीन्स ईचिंग, दाह दैट मीन्स बर्निंग। ठीक है, तो ये सब उसमें देखने को मिलेगा। और प्रकृत्यते सा उपजीविका इति, ऐसे रोगों को हम लोग उपजीविका कहते हैं। क्या क्या था इसमें, जीभ के ऊपर स्वेलिंग मिलेगी, उभरा हुआ मिलेगा, कफ और रक्त दोष का इन्वॉल्वमेंट मिलेगा, उसमें कंडू इचिंग होगी और बर्निंग होगा। ऐसे रोग, इन सब लक्षणों से युक्त रोगों को हम लोग उपजीवा कहते हैं। ठीक है, अब जो छठा है, शारंगधर वाग्भट ने माना है वो अधिजीवा है, वो उसका श्लोक आपको डेस्कटॉप पर दिख रहा होगा, लेकिन वो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, याद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके जो यूजी लेवल में है वो क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर से पहले हम लोग अभी थोड़ा बहुत और पढ़ लेते हैं तालुगत रोग के बारे में। ठीक है, तो तालुगत रोग कितने होते हैं, 9। ठीक है, तो उसका श्लोक पढ़ता हूँ मैं, श्लोक नंबर 42। तालुगतास्तु गलशुंडिका तुंडिकेरी अद्रुष माशकच्छप अर्बुदम मास संघातः तालुपुपुटः तालुशोषः तालुपाक इति, मतलब तालुगत जो तलवा है अपना, है ना, उस तलवे में 9 रोग होते हैं, एक एक का नाम इन्होंने बता दिया है। ठीक है, अब हम एक एक रोगों को अच्छे से पढ़ेंगे। अब क्या क्या नाम है वो, गलशुंडिका, तुंडिकेरी दैट मीन्स टॉन्सिलिटिस जिसको हम बोलते हैं, अद्रोष, मांसकच्छप, अर्बुद, मांस संघात, तालुपुट, तालुशोष और तालुपाक। ठीक है, तो जिसके पास में सुश्रुत की बुक नहीं है और या कोई सी भी बुक है, तो तालुगत रोग जहाँ लिख रहा है ना, उसके आगे एक डैश करके 9 लिख लीजिए, कि हमको सिर्फ अभी सुश्रुत के रोग पढ़ने, तो सुश्रुत ने कितने माने हैं, 9। ठीक है, तो एक बार, ठीक है, तो आचार्य भाव प्रकाश ने कितने, उन्होंने भी 9 ही माने हैं, वाग्भट ने 8 माने हैं, शारंगधर ने 8 माने हैं। वाग्भट और शारंगधर को शायद प्रॉब्लम थी, इसलिए कभी बराबर सुश्रुत के बराबर नहीं मानते थे, तो एक कम मानते थे या एक ज़्यादा मानते थे। तो इन्होंने तालुगत रोग कितने माने हैं, 8 माने हैं। ठीक है, तो अभी एक एक रोग के बारे में हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। उससे पहले आप इतना कर लीजिएगा, जीवागत रोग 5 पढ़ लेना, उन 5 के अलावा ये जितने भी तालुगत रोग 9 रोग हैं, इनके नाम आपको याद होने चाहिए। कई बार सिर्फ जो अवयव है उसको उठाकर ही पूछ लिया जाता है कि तालुगत रोग 2 नंबर के क्वेश्चन में, कि तालुगत रोगों के नाम लिखिए, कंठगत रोगों के नाम लिखिए, जीवागत रोगों के नाम लिखिए, औष्ठगत रोगों के नाम लिखिए। या फिर अगर बड़ा क्वेश्चन पूछना है तो उसमें ये पूछ सकते हैं कि तालुगत रोगों का नाम लिखते हुए किसी एक रोग का नाम देकर के पूछ लिया जाएगा कि हाँ भाई जो गलशुंडी का रोग है वो क्या है, उसका फुली डिस्क्रिप्शन दीजिए। या फिर तालुगत रोगों का नाम लिखते हुए तुंडिकेरी के बारे में बताइए कि तुंडिकेरी क्या है। तो ऐसे करके एक एक जो अवयव हैं हमारे मुखगत रोगों में, है ना, तो उन सब के हमको नाम और सबके डिजीज़ के नाम भी बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, वरना तुंडिकेरी हमसे यहाँ पूछा जा रहा है, हम उसको कंठगत रोगों में लिख कर आ रहे हैं, तो वो कंठगत में नहीं आएगा, वो तालुगत रोग में आएगा। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। इन सब के नाम आप लोग याद कर लीजिएगा। और ये सब नाम करने के बाद अभी हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं वो इन्हीं के बारे में एक एक डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ेंगे, तो आपको थोड़ा सा और समझ में आएगा। ठीक है,
तो तब तक अगर कुछ भी डाउट हो, कुछ कन्फ्यूज़न हो, तब तक आप पूछ सकते हैं। टिल देन, थैंक यू।